छुपी हुई दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। आज इस डीप डाइव का जो केंद्र है वो है 26 अप्रैल 2026 को नॉर्दर्न रेलवे मतलब एनआर के लिए आयोजित परीक्षा। हाँ, एनआर के लिए आयोजित CLI एग्जाम का प्रश्न पत्र। CLI यानी चीफ लोको इंस्पेक्टर की परीक्षा, जो उन लोगों के लिए होती है जो असल में ट्रेन चलाने वाले ड्राइवरों का मार्गदर्शन करते हैं। ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है भाई। हाँ, इसके सवाल सीधे तौर पर रेलवे की सुरक्षा या आपातकालीन स्थितियों और पूरी इंजीनियरिंग की समझ का टेस्ट लेते हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत है ना, उसमें इस प्रश्न पत्र का बहुत ही शानदार और एकदम सटीक समाधान राजू कुमार जी द्वारा किया गया है। राजू कुमार जी। तो आज का हमारा मिशन ये है कि राजू कुमार द्वारा हल किए गए जो MCQ प्रश्न है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सच बताऊं तो इस पेपर के जरिए असल में भारतीय रेलवे की जो पूरी ऑपरेटिंग मैनुअल है ना, उसको समझा जा सकता है। हाँ, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। यदि रेलवे की कार्यप्रणाली या इन तकनीकी परीक्षाओं के बारे में और अधिक गहराई से किसी को जानना हो तो YouTube पर लोको स्टडी बाय राजू कुमार चैनल को सब्सक्राइब किया जा सकता है। बिल्कुल, वहाँ राजू कुमार जी द्वारा ऐसे कई पेपर्स का बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण मौजूद है। ज्ञान का एक बहुत ही प्रामाणिक स्रोत है वो। ये शुरू करते हैं रफ्तार और ताकत के बुनियादी नियमों से। पेपर का जो पहला सवाल था ना, वो इस बारे में था कि एक मालगाड़ी के इंजन यानी WAG-9 की अधिकतम गति क्या होनी चाहिए। अब आमतौर पर कोई सोचेगा कि इंजन तो पावरफुल है, इसे 120 पर दौड़ना चाहिए, लेकिन इसका सही जवाब B है, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, और इसके पीछे सीधा सा विज्ञान है, मोमेंटम यानी संवेग। WAG-9 एक गुड्स यानी मालगाड़ी का इंजन है। अच्छा। जब इसके पीछे हजारों टन कोयला या लोहा लदा होता है तो 100 की स्पीड पर भी उसे रोकने के लिए बहुत लंबी दूरी चाहिए होती है। अगर गति 120 कर दी जाए तो आपातकालीन ब्रेक लगाने पर भी ट्रेन समय पर नहीं रुकेगी। बाप रे। वहीं अगर हम यात्री इंजनों की बात करें, जैसे WAP-7, तो उसकी अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक WAP-5 की तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। वो इसलिए क्योंकि यात्री डिब्बे मालगाड़ी के वैगनों से बहुत हल्के होते हैं, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। बहुत ही तार्किक बात है और शायद इसीलिए अनुभव भी बहुत मायने रखता है। जो दूसरा प्रश्न था वो प्रमोशन से जुड़ा था। सवाल ये था कि किसी लोको पायलट गुड्स, जिसे LPG कहते हैं, उसको लोको पायलट पैसेंजर यानी LPP के पद पर प्रमोट होने के लिए न्यूनतम कितने साल की सेवा देनी होती है। और इसका सही उत्तर B यानी 2 वर्ष है। मतलब मालगाड़ी चलाने वाले को पैसेंजर ट्रेन चलाने से पहले कम से कम 2 साल का तजुर्बा चाहिए। बिल्कुल, मालगाड़ी में आप सामान ले जा रहे हैं, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में हजारों इंसानी जिंदगियां आपके हाथ में होती हैं। हाँ, ये तो है। स्टॉपेज ज्यादा होते हैं, स्टेशन पर एकदम सटीक जगह पर ट्रेन रोकनी होती है और गति भी ज्यादा होती है। इसीलिए ये 2 साल का बफर पीरियड ना ड्राइवर के रिफ्लेक्सेस को मजबूत करने के लिए रखा गया है। प्रश्न पर आते हैं जिसने मुझे असल में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये सवाल गियर अनुपात यानी गियर रेशियो के बारे में था। पूछा गया था कि WAP-7 लोकोमोटिव का गियर अनुपात क्या है। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है। विकल्प बड़े अजीब। जवाब है B 72.20। अब यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। गियर वाली साइकिल तो सबने देखी है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में ये 72 और 20 का क्या खेल है? मैं समझाती हूँ। ये बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग है। गियर अनुपात असल में ये तय करता है कि इंजन की इलेक्ट्रिक मोटर की ताकत को पहियों तक कैसे पहुंचाया जाए। अच्छा। 72.20 का मतलब है कि पहिए वाले गियर में 72 दांतें या तीत है और मोटर वाले गियर में 20 दांतें हैं। मोटर का छोटा गियर तेजी से घूमता है और पहिए के बड़े गियर को घुमाता है। ओके। यात्री इंजनों में जैसे वॉप सीरीज में ये अनुपात ऐसा सेट किया जाता है जिससे रफ्तार ज्यादा मिले। वहीं मालगाड़ी के इंजनों में जैसे WAG-9 का गियर रेशियो 15.77 होता है। ओह, एकदम उल्टा टाइप। हाँ, वहाँ गति से ज्यादा टॉर्क यानी खींचने की ताकत पर जोर दिया जाता है। वैसे WAG-9H का 21.107 और WAP-5 का 17.3567 भी होता है। ये सब अलग अलग जरूरत के हिसाब से है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे साइकिल को चढ़ाई पर चढ़ाते वक्त हम हल्का गियर लगा लेते हैं ताकि ताकत ज्यादा लगे और ढलान पर भारी गियर लगाते हैं
ताकि स्पीड बढ़े। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। अब ब्रेकिंग की बात करते हैं। चौथे सवाल में पूछा गया था कि WAG-9 इंजन में रीजनरेटिव ब्रेकिंग एफर्ट किस गति पर जाकर शून्य हो जाता है? और सही उत्तर है ए, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे इस रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझना है। तो देखिए, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कोई सामान्य ब्रेक पैड नहीं है जो पहियों पर घिसता हो। जब लोको पायलट इस ब्रेक को लगाता है तो इंजन की ट्रैक्शन मोटरें अपना काम उल्टा करने लगती है। उल्टा करने लगती है मतलब जो मोटरें पहले बिजली लेकर पहियों को घुमा रही थी, वो अब जनरेटर बन जाती हैं। ट्रेन की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके वे बिजली बनाती हैं और उसे वापस ओवरहेड तारों में भेज देती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है ना? और चूंकि ये ट्रेन की गति पर निर्भर है, तो जैसे जैसे ट्रेन धीमी होती है, बिजली बननी कम हो जाती है, और जब ट्रेन पूरी तरह रुक जाती है यानी गति शून्य हो जाती है, तो ये इफेक्ट भी शून्य हो जाता है। ये तो ऊर्जा बचाने का बेहतरीन तरीका है। लेकिन अगर कोई आपात स्थिति आ जाए, ये हमारा पांचवा प्रश्न था। सवाल था कि अगर ड्राइवर A9 वॉल्व को इमरजेंसी पोजीशन में लगा दे तो क्या प्रभाव होता है? हाँ, सही उत्तर बी है, इंजन आइडल होकर पूर्ण ब्रेक लग जाते हैं। यहाँ A9 वॉल्व ना पूरी ट्रेन के एयर ब्रेक सिस्टम का मास्टर कंट्रोलर होता है। जब इसे इमरजेंसी पर डाला जाता है तो दो काम एक साथ होते हैं। कौन कौन से? पहला, इंजन आइडल हो जाना, यानी मोटर की पावर सप्लाई कट जाती है ताकि इंजन आगे जोर ना लगाए। दूसरा, पूरी ट्रेन के हर एक डिब्बे की ब्रेक पाइप का प्रेशर एकदम से निकाल दिया जाता है। ओह, तो उससे क्या होता है? उससे पूरी ट्रेन में एक साथ भयंकर ताकत से ब्रेक लग जाते हैं। अब छठे प्रश्न की ओर देखते हैं, जो पार्किंग ब्रेक से जुड़ा है। WAG-9 में पार्किंग ब्रेक अधिकतम किस गति पर लगाया जा सकता है? सही उत्तर बी था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे ये थोड़ा खटका, जब हम किसी कार को रोकते हैं तो पूरी तरह रुकने के बाद हैंड ब्रेक लगाते हैं। चलती ट्रेन में 5 किलोमीटर की गति पर पार्किंग ब्रेक क्यों? ये डिजाइन की एक बहुत बड़ी जरूरत है। ट्रेन का पार्किंग ब्रेक कार की तरह नहीं होता है। ट्रेन के ब्रेक हवा के दबाव पर काम करते हैं। अच्छा, न्यूमेटिक ब्रेक। बिल्कुल। अगर कोई भारी ट्रेन ढलान पर है और उसका एयर प्रेशर लीक हो गया तो वो लुढ़क सकती है। पार्किंग ब्रेक स्प्रिंग के दबाव से काम करते हैं, ये मैकेनिकल होते हैं। ओके। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा इसलिए रखी गई है ताकि जब लोकोमोटिव लगभग रुकने ही वाला हो, तब ड्राइवर इसे सुरक्षित रूप से इंगेज कर सके, बिना ब्रेक शूज को तोड़े। ये बस एक बैकअप सुरक्षा है। अब यहाँ से हम दूसरे सेक्शन में प्रवेश करते हैं, जहाँ नियम और मशीनरी का तापमान दोनों चरम पर होते हैं। सातवां सवाल बहुत गंभीर था। ऐसे पेड़े यानी सिग्नल पास्ट एट डेंजर की प्रथम घटना में न्यूनतम दंड क्या है? ये बहुत ही क्रिटिकल विषय है रेलवे में। हाँ, सही जवाब है बी, सेवा से हटाना यानी नौकरी से निकालना। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि रेलवे सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करता। ऐसे पेड़े यानी लाल सिग्नल को पार कर जाना रेलवे में सबसे बड़ा अपराध है। बिल्कुल। एक लाल सिग्नल को तोड़ने का सीधा सा मतलब है कि आप किसी दूसरी ट्रेन से टकराने वाले हैं। रेलवे यहाँ मानवीय भूल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। और इसी से जुड़ा 9वां प्रश्न भी था कि अगर रिसेप्शन में ऐसे पेड़े हुआ है लेकिन ट्रेन ओवरलैप जोन के अंदर ही रुक गई तो दंड क्या होगा? इसका उत्तर है बी, 2 वर्ष के लिए डिमोशन। यहाँ ओवरलैप जोन को समझना जरूरी है। लाल सिग्नल के ठीक बाद एक छोटी सी सुरक्षित दूरी होती है जिसे ओवरलैप कहते हैं। अच्छा, एक मार्जिन होता है। हाँ, अगर ड्राइवर ने लाल सिग्नल पार किया लेकिन उसी सुरक्षित दूरी के अंदर ट्रेन रोक ली, तो इसका मतलब है कि उसने आखिरी पल में खतरे को भांप लिया और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। तो इसलिए सजा थोड़ी कम है? हाँ, इसलिए डिमोशन दी जाती है, लेकिन सजा फिर भी बहुत सख्त है। अब थोड़े तकनीकी सवालों पर वापस आते हैं। 8वां प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक्स के तापमान पर था। WAG-9 इलेक्ट्रॉनिक्स का अधिकतम एम्बिएंट टेम्परेचर कितना होता है जिस पर VCB ट्रिप हो जाती है? सही जवाब है ए, 70 डिग्री सेल्सियस। अब ये VCB क्या बलाए? VCB का मतलब है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। देखिए, 25,000 वोल्ट की बिजली जब कटती है ना, तो हवा में भयंकर आग या आर्क पैदा हो सकती है। बाप रे, 25,000 वोल्ट? बिल्कुल। इसलिए इसे एक वैक्यूम यानी निर्वात ट्यूब के अंदर काटा जाता है जहां हवा नहीं होती। अब जो लोकोमोटिव के अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं
वो बहुत गर्मी पैदा करते हैं। अगर अंदर का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो मशीन के कंप्यूटर्स और सर्किट्स जल सकते हैं। इसलिए वीसीबी एक सुरक्षा स्विच की तरह काम करता है और 70 डिग्री होते ही अपने आप पूरी पावर कट कर देता है। एक तरह का ऑटोमेटिक सेल्फ डिफेंस। और जब हम पावर की बात कर ही रहे हैं तो 10वां प्रश्न तो रोंगटे खड़े करने वाला था। अच्छा क्या था? WAG-12 लोकोमोटिव का हॉर्स पावर कितना है? पावर जवाब है डी, 12,000 HP। उस 12,000 हॉर्स पावर कोई मजाक नहीं है। हाँ। अगर हम WAG-9 या 9H की बात करें तो वो 6,120 हॉर्स पावर का होता है। WAP-7 भी 6,120 HP का है और WAP-5 5,440 HP का। यहाँ तक कि WAG-9H 9,000 HP का होता है, लेकिन WHA-12 तो 12,000 HP का है। ये तो दोगुना हो गया लगभग। बिल्कुल, ये भारत के सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक है, जिसे विशेष रूप से भारी मालगाड़ियों को खींचने के लिए बनाया गया है। और इतनी विशाल पावर को कंट्रोल करने के लिए एक नर्वस सिस्टम भी तो चाहिए। 11वें और 12वें सवाल इसी बारे में थे। 11वां सवाल था कि WAG-9 के माइका सिस-2 सिस्टम में बस स्टेशन किस माध्यम से जुड़े होते हैं? उत्तर है डी, फाइबर ऑप्टिक केबल। हाँ। और 12वां सवाल था कि WAG-9 में MU कमांड्स ट्रांसमिशन के लिए कौन सी केबल इस्तेमाल होती है? और हमारे स्रोत के अनुसार इसका सही उत्तर डी, कोएक्सियल केबल है। आपको समझना होगा कि लोकोमोटिव के अंदर 25,000 वोल्ट की बिजली और भारी मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ, इतना हाई वोल्टेज है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही। तो अगर हम साधारण तांबे के तार यानी कॉपर वायर से कंप्यूटर का डेटा भेजेंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण डेटा करप्ट हो जाएगा। ओ, तो इसलिए फाइबर ऑप्टिक। बिल्कुल, डेटा को प्रकाश की किरणों में बदलकर फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए भेजा जाता है, जिस पर बिजली के झटकों का कोई असर नहीं होता। और ये MU कमांड्स वाला क्या सिस्टम है? MU का मतलब है मल्टीपल यूनिट। जब दो इंजनों को एक साथ जोड़कर एक ही ड्राइवर द्वारा चलाया जाता है तो दोनों इंजनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो कोएक्सियल केबल से जाते हैं। मतलब ये ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने वाले विशाल कंप्यूटर बन चुकी हैं। 13वें सवाल में पूछा गया था कि WAG-9 का अधिकतम ट्रैक्टिव फोर्स कितना है? इसका उत्तर डी था, 458 किलो न्यूटन। तो ट्रैक्टिव फोर्स वो असली ताकत है जिससे पहिए पटरी को पकड़कर ट्रेन को आगे खींचते हैं। हॉर्स पावर तो मोटर की ताकत है, लेकिन ट्रैक्टिव फोर्स वो ताकत है जो असल में पटरी तक पहुंचती है। अच्छा, दोनों अलग हैं? हाँ, 458 किलो न्यूटन का मतलब है कि ये इंजन भारी से भारी लोड को भी बिना पहिए फिसले आसानी से खींच सकता है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि WAG-9H का ट्रैक्टिव फोर्स 520 kN, WAP-7 का 322.6 kN और WAP-5 का 258 kN होता है। बहुत बढ़िया जानकारी। अब यहाँ से हम तीसरे सेक्शन में आते हैं जो पहियों की संवेदनशीलता और सतर्कता पर है। 14वां प्रश्न, CSC का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प सही जवाब ए, कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल है। ये बिल्कुल कारों में मिलने वाले क्रूज कंट्रोल जैसा है। ड्राइवर एक गति सेट कर देता है और इंजन अपने आप पावर बढ़ाकर या घटाकर उस गति को बनाए रखता है, चाहे चढ़ाई हो या ढलान। अब आता है 15वां प्रश्न, जिसने सच में मेरे होश उड़ा दिए। WAG-9 में लगे दो पहियों के व्यास यानी कि डायामीटर में अधिकतम कितना अंतर बर्दाश्त किया जा सकता है? मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं। और सही जवाब है महज 0.5 मिलीमीटर। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा टोकना होगा। हाँ बताइए। 100 टन से भी ज्यादा भारी एक स्टील के दानों में सिर्फ आधे मिलीमीटर का अंतर। ये तो एक चींटी के बराबर भी नहीं है। इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना तो ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन इसका जवाब भौतिकी में छिपा है। दोनों पहिए एक ही ठोस एक्सल से जुड़े होते हैं, यानी दोनों हमेशा एक साथ और एक ही गति से घूमेंगे। हाँ वो तो है। अब मान लीजिए एक पहिए की गोलाई दूसरे से 1 मिलीमीटर ज्यादा है। इसका मतलब है कि एक चक्कर पूरा होने पर बड़ा पहिया छोटे पहिए की तुलना में थोड़ा ज्यादा सफर तय करेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ही तो। हाँ, एक चक्कर में थोड़ा सा, लेकिन जब ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है तो पहिए 1 मिनट में सैकड़ों चक्कर लगाते हैं। वो 1 मिलीमीटर जुड़ जुड़कर कई मीटर बन जाता है।
ओह, अब समझ आ रहा है। अब चूंकि दोनों पहिए एक ही दूरी पर हैं, तो छोटा पहिया उस अतिरिक्त दूरी को कवर करने के लिए पटरी पर जबरदस्ती घिसटेगा यानी स्लाइड करेगा। बाप रे। इससे भयानक घर्षण पैदा होगा, पहिए और पटरी दोनों कट जाएंगे, भयंकर गर्मी पैदा होगी और संतुलन बिगड़कर पूरी ट्रेन पटरी से उतर सकती है। इसलिए ये सीमा 0.5 मिलीमीटर रखी गई है। उफ, मतलब आधी मिलीमीटर की चूक एक पूरी मालगाड़ी को तबाह कर सकती है। इंजीनियरिंग की ये सटीकता हैरान करने वाली है। इसके बाद 16वां सवाल ड्राइवर की सतर्कता मापने वाले सिस्टम के बारे में था। विकल्प थे ए फायर डिटेक्शन, बी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस यानी वीसीडी, सी एंटी स्पिन या डी हार्मोनिक फिल्टर। सही उत्तर बी वीसीडी है। वीसीडी यानी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। देखिए, लोको पायलट अगर लगातार सीधे बैठकर सिर्फ सामने देखता रहे तो उसे नींद आ सकती है। लाजमी है, मोनोटोनस हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए वीसीडी एक टाइमर चलाता है, आमतौर पर 60 सेकंड का। इस दौरान ड्राइव छूना या एक खास पेडल दबाना होता है। और अगर वो ना दबाए तो? अगर 60 सेकंड तक ड्राइवर कुछ नहीं करता तो एक अलार्म बजता है। फिर भी कुछ नहीं किया तो ट्रेन खुद ब खुद पावर कट करके इमरजेंसी ब्रेक लगा देती है। बहुत ही स्मार्ट। अब 17वां प्रश्न देखते हैं। WAG-9 रीजनरेटिव ब्रेक का अधिकतम ब्रेकिंग फोर्स कितना होता है? और सही उत्तर डी 260 किलो न्यूटन है। हाँ, और अगर दूसरे इंजनों की बात करें तो WAG-9H का 325 किलो न्यूटन, WAP-7 का 182 किलो न्यूटन और WAP-5 का 160 किलो न्यूटन होता है। 18वां प्रश्न ओवरहेड तारों के वोल्टेज को लेकर था। WAG-9 में न्यूनतम कैटेनरी वोल्टेज कितना होना चाहिए? उत्तर ए 17.5 kV था। ऊपर के तारों में आमतौर पर 25,000 वोल्ट यानी 25 kV की बिजली दौड़ती है, लेकिन जब एक ही रूट पर कई हैवी इंजन्स एक साथ पावर खींचते हैं तो वोल्टेज गिरने लगता है। अच्छा, जैसे घर में कभी कभी वोल्टेज डिम हो जाता है। एकदम सही। 17.5 kV वो न्यूनतम सीमा है जहां तक लोकोमोटिव के ट्रांसफॉर्मर्स काम कर सकते हैं। इसके नीचे वोल्टेज जाने पर करंट बढ़ जाता है, जिससे मोटरें जल सकती हैं, इसलिए इंजन सुरक्षा की दृष्टि से काम करना बंद कर देता है। और 19वां प्रश्न प्राइमरी सस्पेंशन के बारे में था, जिसमें पूछा गया था कि WAG-9 में कौन सी व्यवस्था होती है। सही जवाब ए फ्लेक्सी कॉइल है। ये विशाल स्प्रिंग्स होते हैं जो इंजन के 120 टन वजन को सहते हैं। इन्हें फ्लेक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ ऊपर नीचे के झटके ही नहीं बल्कि मोड़ काटते समय दाएं बाईं ओर पड़ने वाले झटकों को भी सोख लेते हैं। अब हम आखिरी सेक्शन में पहुंच गए हैं, जो भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन वंदे भारत और ट्रेन ऑपरेशंस के कुछ अंतिम नियमों पर केंद्रित है। 20वां सवाल बहुत सीधा था कि वंदे भारत की अधिकतम सर्विस स्पीड कितनी है? सही उत्तर डी 160 है। बिल्कुल, इसे इसी एरोडायनामिक डिजाइन के साथ 160 की रफ्तार पर कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। 21वां सवाल ने पूछा था कि ऑक्सिलरी मोटर्स को पावर सप्लाई कौन नहीं देता? विकल्प थे ए SIV, बी आर्नो कन्वर्टर, सी ऑक्सिलरी कन्वर्टर या डी माइक्रोप्रोसेसर। सही जवाब डी माइक्रोप्रोसेसर है। यहाँ ऑक्सिलरी मोटर्स का मतलब है ट्रेन के अंदर के पंखे, AC और एयर कंप्रेसर चलाने वाली मोटरें। SIV और ऑक्सिलरी कन्वर्टर मेन पावर को इन छोटी मोटरों के लायक बनाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर तो ट्रेन का दिमाग है, एक कंप्यूटर है। ये सिर्फ डेटा प्रोसेस करता है, भारी बिजली सप्लाई करने का काम इसका नहीं है। 22वें प्रश्न में वंदे भारत कोच का अधिकतम एक्सल लोड पूछा गया था। जवाब सी 17 टन है। देखिए, मालगाड़ियों में एक्सल लोड 22 से 25 टन तक होता है, लेकिन वंदे भारत में हर कुछ डिब्बों के नीचे अपनी खुद की छोटी मोटरें लगी होती हैं। कोई एक भारी भरकम आगे लगा इंजन नहीं होता। नहीं, इसलिए वजन पूरी ट्रेन में बढ़ जाता है और हर एक्सल पर केवल 17 टन का भार आता है, जिससे पटरियों पर टूट फूट बहुत कम होती है। प्रश्न 23 में वंदे भारत का ट्रैक गेज पूछा गया था। ए 1000, बी 1435, सी 1600 या डी 1676 मिलीमीटर। सही उत्तर डी 1676 मिलीमीटर है। इसे ही हम ब्रॉड गेज कहते हैं, जिस पर भारतीय रेलवे का मुख्य नेटवर्क बिछा है। और इसमें सवाल था कि वंदे भारत की बेसिक यूनिट में कितने कोच होते हैं? ए 2, बी 4, सी 3 या डी 5। उत्तर बी 4 कोच है। 25वां सवाल ओवरहेड तार की अधिकतम कट ऑफ वोल्टेज सीमा पर था। ए 27.5, बी 28, सी 33 या डी 30 kV।
उत्तर डी 30 kV है। 26वां सवाल, TCMS का फुल फॉर्म था। ऑप्शंस में ट्रेन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, ट्रेन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम था। सही उत्तर डी है। ये TCMS पूरे वंदे भारत का डिजिटल नर्वस सिस्टम है। दरवाजों के खुलने से लेकर एयर कंडीशनिंग तक सब कुछ इसी एक सिस्टम द्वारा प्रबंधित होता है। 28वां सवाल सस्पेंशन पर था। वंदे भारत में कौन सा सस्पेंशन प्रयोग होता है? ए लीव स्प्रिंग, बी कॉइल स्प्रिंग, सी एयर सस्पेंशन या डी हाइड्रोलिक। जवाब सी एयर सस्पेंशन है। शायद इसीलिए 160 की रफ्तार पर भी अंदर चाय नहीं छलकती। हाँ बिल्कुल, एयर सस्पेंशन रबर के बड़े गुब्बारों जैसा होता है जिनमें हवा भरी होती है। ये पैसेंजर लोड के हिसाब से ट्रेन की ऊंचाई को अपने आप एडजस्ट कर लेता है और झटकों को पूरी तरह सोख लेता है। 29वां सवाल था कि एक लोकोमोटिव में कितने HVSA होते हैं? ए 8, बी 4, सी 6 या डी 2। उत्तर डी 2 है। अब ये HVSA क्या है? HVSA रानी हाई वोल्टेज सर्ज अरेस्टर। ये एक तरह का तड़ित चालक या लाइटनिंग रॉड है। बिजली गिरने से बचाने के लिए? हाँ, जब आसमान से बिजली गिरती है या तारों में अचानक पावर सर जाता है तो ये HVSA उस खतरनाक हाई वोल्टेज को सीधे जमीन में भेज देता है, जिससे इंजन के महंगे सर्किट्स बच जाते हैं, एक छत के आगे और एक पीछे, इसलिए 2 होते हैं। और आखिरी 30वां सवाल एक दस्तावेज के बारे में था। मालगाड़ी की अधिकतम स्पीड किस डॉक्यूमेंट से निर्धारित होती है? ए WT, बी कॉशन ऑर्डर, सी MV5 या डी TP1। सही उत्तर सी MV5 है। मालगाड़ियों में लोड हमेशा बदलता रहता है ना, कभी वो खाली होती हैं, कभी लोहे से भरी होती हैं। अलग अलग वजन के हिसाब से उनकी ब्रेकिंग दूरी बदल जाती है। हाँ जाहिर है। तो MV5 वो दस्तावेज है जो उस विशिष्ट ट्रिप के लोड की गणना करके ड्राइवर को बताता है कि आज वो सुरक्षित रूप से अधिकतम कितनी स्पीड पर चल सकता है। प्रश्न संख्या 31 लेते हैं, जो एक बहुत ही डरावनी व्यावहारिक स्थिति के बारे में है। सवाल था कि पेंटोग्राफ एंटेंगलमेंट होने पर क्या करना चाहिए? बाप रे, ये तो काफी सीरियस मामला है। हाँ, इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए था कि गति बढ़ानी चाहिए, बी था सामान्य रूप से चलाते रहना चाहिए, सी था तुरंत ट्रेन रोक देनी चाहिए और डी था कि समस्या को नजरअंदाज करना चाहिए। अब राजू कुमार जी के समाधान के अनुसार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुरंत ट्रेन रोक देनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्या धीरे धीरे ट्रेन को आगे नहीं ले जाया जा सकता? इसे समझने के लिए ना पेंटोग्राफ की कार्य प्रणाली को देखना होगा। पेंटोग्राफ ट्रेन की छत पर लगा वो उपकरण है जो ऊपर के 25,000 वोल्ट के जो तार होते हैं ना, OHE लाइंस। हाँ, OHE लाइंस, उनसे रगड़ खाता हुआ बिजली लेता है। जब वो तार में उलझ जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि ज्यामिति या जियोमेट्री बिगड़ गई है। अच्छा। अब अगर ट्रेन जरा भी आगे बढ़ी ना तो वो कई किलोमीटर तक उन तारों और खंभों को पूरी तरह उखाड़ देगी। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई बहुत बड़ी पतंग उड़ा रहा हो और उसका मांझा किसी पेड़ में बुरी तरह उलझ जाए। एकदम सही उदाहरण है। अब अगर तब भी चरखी खींची जाती रहे तो या तो धागा टूटेगा या पतंग फट जाएगी। नुकसान को सीमित करने के लिए सबसे पहला काम है सब कुछ वहीं रोक देना। बिल्कुल। मतलब तुरंत रुकने से ना करोड़ों रुपए के नुकसान और हफ्तों के ट्रैफिक जैम को टाला जा सकता है। क्या बात है। चलिए अब क्रू के मैनेजमेंट की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 पूछता है कि जो गुड्स लोको पायलट्स होते हैं यानी मालगाड़ी के ड्राइवर, उनकी बेयर रिक्वायरमेंट मतलब न्यूनतम आवश्यकता किस फॉर्मूले से निकाली जाती? थोड़ा कंफ्यूजिंग है सुनने में। हाँ थोड़ा सा है, लेकिन सही उत्तर है ऑप्शन सी, साइन ऑन से साइन ऑफ ड्यूटी आवर्स बाय 104। लेकिन ये 104 का आंकड़ा क्या है? देखिए, रेलवे में क्रू मैनेजमेंट कोई अंदाजा नहीं है, ये विशुद्ध विज्ञान है। एक लोको पायलट का काम अत्यधिक एकाग्रता मांगता है। ड्यूटी की गणना 14 दिनों के चक्र में होती है, मतलब फोर्टनाइटली। अच्छा, 2 हफ्ते का हिसाब। हाँ, नियम के अनुसार 2 सप्ताह में 104 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी नहीं ली जा सकती। साइन ऑन यानी जब ड्यूटी शुरू होती है और साइन ऑफ यानी जब खत्म होती है। उन कुल घंटों को 104 से भाग देकर ये सटीक गणना की जाती है कि कितने ड्राइवरों की जरूरत है, ताकि कोई भी ड्राइवर थकान या फटीग का शिकार ना हो। एकदम सही। मतलब थका हुआ ड्राइवर
एक तकनीकी खराबी से भी बड़ा खतरा हो सकता है ना। ये सिर्फ गणित नहीं है, सुरक्षा का सीधा नियम है। बिल्कुल। चलिए प्रश्न 33 पर आते हैं। यहाँ EBCU का पूर्ण रूप पूछा गया था। ऑप्शन थे ए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक कंट्रोल यूनिट, बिल्कुल। बी था इमरजेंसी ब्रेक कंट्रोल यूनिट, ज्यादातर लोग इसी में फंसते हैं। हाँ, सी था इलेक्ट्रिक बोगी कंट्रोल यूनिट और डी इंजन ब्रेक सर्किट यूनिट। अब ये इमरजेंसी शब्द देखकर कोई भी धोखा खा सकता है, लेकिन सही उत्तर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक कंट्रोल यूनिट। ये ना परीक्षा का एक बहुत ही क्लासिक ट्रैप है। पुराने इंजनों में जो ब्रेक लगते थे वो न्यूमैटिक मतलब हवा के दबाव और मैकेनिकल लिंकेजेस से लगते थे। राइट। लेकिन जो आधुनिक 3 फेज लोकोमोटिव्स है ना, वो हवाई जहाजों की तरह फ्लाई बाय वायर तकनीक पर चलते हैं। ड्राइवर जो भी ब्रेक कमांड देता है उसे ये इलेक्ट्रॉनिक यूनिट प्रोसेस करती है और फिर पहियों तक सिग्नल भेजती है। अरे वाह, अच्छा प्रश्न 34 एक बहुत ही अजीब स्थिति पेश करता है। सवाल है कि कन्वेंशनल लोकोमोटिव में यदि असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP आगे वाले कैब में हो, लीडिंग कैब में, हाँ, और मुख्य लोको पायलट यानी LP पीछे वाले कैब से कंट्रोल कर रहा हो, मतलब ट्रेलिंग कैब से, तो अधिकतम गति क्या होगी? अच्छा, इसके ऑप्शन दिए गए थे A 40, B 15, C 30 और D कोई प्रतिबंध नहीं। ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन 15 की स्पीड तो बहुत ही धीमी है। इतनी बड़ी ट्रेन अगर रेंगती हुई चलेगी तो क्या पूरा रेलवे नेटवर्क ब्लॉक नहीं हो जाएगा? देखिए, नेटवर्क का सोचना बाद की बात है। रेलवे में सुरक्षा को हमेशा पंक्चुअलिटी यानी समय पालन से ऊपर रखा जाता है। सोचिए, मुख्य ड्राइवर पीछे बैठा है जहाँ से उसे आगे का कोई सिग्नल या ट्रैक नहीं दिख रहा। हाँ, वो तो पूरी तरह ब्लाइंड है। बिल्कुल, वो पूरी तरह से आगे बैठे असिस्टेंट के इशारों पर निर्भर है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ ना कि किसी कार को पिछली सीट से चलाने की कोशिश की जा रही हो और आगे वाली सीट पे बैठा व्यक्ति बता रहा हो कि भाई दाएं मोड़ो या अब ब्रेक लगाओ। हाँ, सोच के ही कितना डर लगता है। जाहिर है, ऐसी स्थिति में 100 की स्पीड पर तो गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। बहुत ही सटीक तुलना है ये। किसी भी अचानक सामने आए खतरे पर ट्रेन को तुरंत रोकने के लिए ना इस गति को 15 किमी प्रति घंटा तक सीमित कर दिया जाता है। इसी धीमी गति से जुड़ा है हमारा प्रश्न संख्या 35। सवाल था कि बेंडिंग फेलियर होने पर सेक्शन को क्लियर करने की अधिकतम रिस्ट्रिक्टेड स्पीड क्या है? ऑप्शन थे A 40, B 25, C 10 और D 15। उत्तर फिर से वही है, ऑप्शन D 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बेंडिंग फेलियर क्या बला है? देखिए, जो ट्रैक्शन मोटर होती है ना, जो ट्रेन के पहियों को घुमाती है, उसके अंदर एक घूमने वाला हिस्सा होता है जिसे आर्मेचर कहते हैं। अच्छा। उस आर्मेचर को भारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बिखरने से रोकने के लिए उस पर एक मजबूत तार की बैंडिंग की जाती है। अब अगर वो बैंड टूट जाए ना तो मोटर के पुर्जे बाहर आकर भयंकर तबाही मचा सकते हैं। बाप रे। तो मोटर को और ज्यादा टूटने से बचाने के लिए ट्रेन को बस 15 की स्पीड पर रेंगते हुए सेक्शन से बाहर निकाला जाता है। मतलब पहले भाग की चर्चा से ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि जब भी सिस्टम में कोई तकनीकी या आपातकालीन दरार आती है तो गति कम करना ही सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। बिल्कुल, गति ही ट्रेन की ताकत है, लेकिन खराबी के समय वही गति सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। सही बात है। तो गति और सिग्नल्स के इसी गणित पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 26, माफ कीजिएगा, प्रश्न 36। क्लास बी स्टेशन पर वार्नर सिग्नल कब आवश्यक होता है? ऑप्शन थे A ग्रेटर देन 40, B ग्रेटर देन 25, C ग्रेटर देन 15 या D ग्रेटर देन 50। इसका सही उत्तर है ऑप्शन D 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति होने पर। एक भारी मालगाड़ी को रोकने के लिए ना बहुत लंबी दूरी चाहिए होती है जिसे ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। वार्नर सिग्नल मुख्य सिग्नल से बहुत पहले लगा होता है। अच्छा, इसका काम ये है ड्राइवर को बस चेतावनी देना। अगर ट्रेन 50 की स्पीड से तेज चल रही है तो ड्राइवर को रुकने की तैयारी ना बहुत पहले से शुरू करनी पड़ती है और यही वार्नर सिग्नल काम आता है। यानी भौतिकी के नियम सिग्नल्स की जगह तय करते हैं। क्या बात है। चलिए वैगनों की बात करें तो प्रश्न 37 में डिब्बों की गति पूछी गई। BOXN-HL वैगनों की अधिकतम गति कितनी होती है? बॉक्सिन HL। ऑप्शन थे A 60, B 40, C 100 और D 90। सही उत्तर है ऑप्शन C 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो बॉक्सिन होते हैं ना, ये लाल रंग के खुले डिब्बे होते हैं जिनमें कोयला या पत्थर भरा जाता है। HL का मतलब है हाई लोड। ओहो। सोचिए, हजारों टन वजन के साथ 100 की गति से दौड़ना, मतलब रेलवे इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है ये। सच में।
अब आधुनिक इंजनों के दिमाग की बात करते हैं। प्रश्न 38, 3 फेज लोकोमोटिव में केवल बीपीएफए का लगातार ग्लो होना या जलना क्या दर्शाता है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए प्रायोरिटी 1 फॉल्ट, बी एक सब सिस्टम आइसोलेट है, सी प्रायोरिटी 2 फॉल्ट, डी प्रायोरिटी 1 या प्रायोरिटी 2 फॉल्ट। राजू कुमार जी के हल के अनुसार इसका उत्तर है ऑप्शन सी प्रायोरिटी 2 फॉल्ट। ये बीपीएफए क्या चीज है? बीपीएफए ना एक प्रबुद्ध बटन होता है जिसे इल्यूमिनेटेड पुश बटन कहते हैं। आधुनिक लोकोमोटिव एकदम कंप्यूटर की तरह होते हैं जो अपनी खराबी खुद ही पहचान लेते हैं। अच्छा, खुद ही? हाँ, अगर कोई प्रायोरिटी 1 खराबी है तो वो इतनी गंभीर होती है कि इंजन खुद ही पावर बंद कर देता है। लेकिन प्रायोरिटी 2 का मतलब है कि कुछ गड़बड़ तो है पर ट्रेन रोके बिना सफर जारी रखा जा सकता है। ये बटन जलकर ड्राइवर को बस यही संदेश देता है। कमाल है यार, मशीन खुद फैसला कर रही है कि समस्या कितनी गंभीर है। प्रश्न 39 ना रोजमर्रा के तर्क से जुड़ा है। मिक्स्ड लोड यानी जब ट्रेन में अलग अलग प्रकार के वैगन लगे हों तो परमिसिबल स्पीड या अनुमेय गति क्या होगी? ये बड़ा दिलचस्प है। ऑप्शंस थे ए सबसे अधिक स्पीड वाले वैगन की स्पीड, बी सभी वैगन्स की औसत स्पीड, सी सबसे कम स्पीड वाले वैगन की स्पीड और डी लोको क्षमता के अनुसार। सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये तो इंजीनियरिंग से ज्यादा कॉमन सेंस की बात है। एक पूरी श्रृंखला की ताकत ना उसकी सबसे कमजोर कड़ी पर निर्भर करती है। हाँ, इसे एक ग्रुप ट्रैकिंग की तरह समझा जा सकता है। जब कई लोग एक साथ पहाड़ चढ़ रहे हो तो पूरे समूह की गति हमेशा उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो सबसे धीरे चलता है। बिल्कुल। अगर आगे वाले तेज भागे तो धीमे चलने वाला पीछे छूट जाएगा या गिर जाएगा। यहाँ भी वही है, अगर ट्रेन तेज चली तो वो धीमा वैगन पटरी से उतर सकता है। एकदम सही। एक भी डिब्बा अगर अपनी क्षमता से तेज चला ना तो पूरी ट्रेन खतरे में पड़ जाएगी। प्रश्न 40 फिर से 3 फेज लोको के कंप्यूटर की बात करता है। LSFI का लगातार जलना क्या दर्शाता है? ऑप्शन थे ए प्रायोरिटी 1, बी कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है, सी प्रायोरिटी 2 और डी प्रायोरिटी 1 या प्रायोरिटी 2। उत्तर है ऑप्शन बी। ये जो LSFI है ये एक इंडिकेशन लैंप है। जब इंजन का कंप्यूटर किसी खराब हिस्से को, मान लीजिए एक ट्रैक्शन मोटर है, उसको मुख्य सिस्टम से आइसोलेट कर देता है या काट देता है ताकि बाकी की ट्रेन चलती रहे। हाँ बिल्कुल, तो ये बत्ती लगातार जलती रहती है ताकि ड्राइवर को याद रहे कि भाई वो कम पावर पर चल रहा है। सही है। प्रश्न 41 में अधिकतम गति की तुलना की गई। ऑप्शन थे ए BCN, बी बॉक्सन, सी BCN HL और डी बॉक्सन लोडेड। इनमें से किसकी अधिकतम गति सबसे अधिक है? सही उत्तर है ऑप्शन सी BCN HL। HL वाले हमेशा तेज होते हैं। और प्रश्न 42 शंटिंग से जुड़ा है। 3 फेज लोको में शंटिंग के लिए स्विच किस पोजीशन में रखा जाता है? ऑप्शन ए 154 को 0 पर, बी 154 को 1 पर, सी 160 को 0 पर और डी 160 को 1 पर। उत्तर है ऑप्शन सी 160 को 0 पर। राजू कुमार जी के सोर्स में ना इसका बहुत ही बारीक विवरण दिया गया है। स्विच 160 इंजन के SB1 पैनल में होता है। अच्छा। इसकी नॉर्मल पोजीशन 1 है जहां लोको अपनी पूरी स्पीड से चल सकता है, लेकिन यार्ड में डिब्बे जोड़ते समय, जिसे हम शंटिंग कहते हैं, इस स्विच को 0 पर कर दिया जाता है। ऐसा करते ही कंप्यूटर गति को 15 kmph पर लॉक कर देता है। मतलब ड्राइवर चाहकर भी उसे तेज नहीं चला सकता। ये तो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक ताला हो गया जो इंसानी भूल को रोकता है। बिल्कुल। अब देखिए, ये तकनीकी स्विच और सिग्नल काम तो करते हैं, लेकिन इनके पीछे जो कानूनी ताकत होती है वो कहां से आती है? नियम कैसे बनते हैं? प्रश्न 43 इसी पर है। हाँ, नियम जानना बहुत जरूरी है। जनरल रूल्स 1976 रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत बनाए गए हैं? ऑप्शन ए 196, बी 197, सी 198 या डी 168। सही उत्तर है ऑप्शन सी 198। और प्रश्न 44 पूछता है कि सब्सिडरी रूल्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए ऑथराइज्ड ऑफिसर, बी CRS, सी COM या डी MRS। उत्तर है ऑप्शन ए ऑथराइज्ड ऑफिसर। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई ये जनरल रूल्स और सब्सिडरी रूल्स में क्या फर्क है?
इसे ना हम संविधान और स्थानीय उपनियमों यानी बायलॉज के उदाहरण से समझ सकते हैं। जनरल रूल्स रेलवे का संविधान है, जैसे लाल बत्ती पर रुकना है, ये पूरे भारत में लागू होता है। राइट। लेकिन सब्सिडरी रूल्स हर जोन की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बनते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों या घने कोहरे वाले क्षेत्रों में काम करने के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर कुछ अतिरिक्त नियम जोड़ते हैं। अच्छा, जिन्हें सब्सिडरी रूल्स कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। मतलब नियम परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाते हैं। प्रश्न 45 कहता है कि रॉन्ग लाइन पर चलने वाली पहली ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 15, बी 25, सी 40 या डी 60। उत्तर है ऑप्शन बी 25 किमी प्रति घंटा। अब ये रॉन्ग लाइन क्या है और इतनी कम गति क्यों? जब डबल लाइन में एक ट्रैक मरम्मत या दुर्घटना के कारण बंद हो जाते हैं ना, तो दूसरी दिशा वाली ट्रेनों को भी उसी चालू ट्रैक से निकाला जाता है। अच्छा। जो ट्रेन उल्टी दिशा में जाती है उसे रॉन्ग लाइन पर जाना कहते हैं, क्योंकि उस दिशा में कोई सिग्नल नहीं होते। इसलिए पहली ट्रेन को सिर्फ 25 की स्पीड पर भेजा जाता है, ताकि ड्राइवर खुद ट्रैक की जांच कर सके कि सब सुरक्षित है या नहीं। मतलब वो एक तरह से रास्ता चेक कर रहा होता है। प्रश्न 46, ब्लॉक स्टेशन पर स्टेशन लिमिट्स किन सिग्नल्स के बीच होती हैं? ऑप्शन ए इनर मोस्ट सिग्नल्स, बी आउटर मोस्ट सिग्नल्स, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी आउटर मोस्ट सिग्नल्स, यानी सबसे बाहरी सिग्नल्स के बीच का पूरा हिस्सा स्टेशन माना जाता है। हाँ, और इस सीमा के भीतर पूरी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है और उसके बाहर सेक्शन कंट्रोलर का अधिकार क्षेत्र शुरू हो जाता है। सही है। अब बात करते हैं मानवीय सतर्कता की। प्रश्न 47 है कि रेल कर्मचारी ड्यूटी से कितने घंटे पहले शराब नहीं ले सकते? ये बहुत अहम सवाल है। ऑप्शन थे ए 12, बी 16, सी 10 और डी 8 घंटे। उत्तर है ऑप्शन डी 8 घंटे। देखिए, एक लोको पायलट के हाथों में भारी संपत्ति और अनगिनत जिंदगियां होती हैं। ये 8 घंटे का नियम ये पक्का करता है कि ड्यूटी पर आते समय शरीर में अल्कोहल का कोई भी अंश न हो और निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से स्पष्ट हो। एकदम क्लियर माइंड चाहिए। प्रश्न 48 ना मौसम विज्ञान से जुड़ा है। हवा की गति किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन ए एनेमोमीटर, बी बैरोमीटर, सी वेलोसिटी मीटर या डी एयर मीटर। उत्तर है ऑप्शन ए एनेमोमीटर। अब रेलवे में हवा की गति मापने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे बहुत जरूरत है। तेज आंधी में ना खासकर पुलों के ऊपर खाली डिब्बों जैसे कि बॉक्सन के पलटने का भारी खतरा रहता है। एनेमोमीटर इन संवेदनशील जगहों पर लगे होते हैं जो हवा की गति मापकर सीधा कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजते हैं, ताकि ट्रेनों को सुरक्षित रोका जा सके। बिल्कुल। मौसम का ध्यान रखने के बाद अब उन मैकेनिकल और सिग्नलिंग हिस्सों की ओर मुड़ते हैं जो ट्रेन को असल में दिशा देते हैं। प्रश्न 49, GNSR के अनुसार ट्रेनों की आवाजाही नियंत्रित करने वाले सिग्नल्स कौन कौन से हैं? ऑप्शंस। ऑप्शन ए फिक्स्ड, बी हैंड, सी उपरोक्त सभी या डी डेटोनेटिंग एवं फ्लेयर। सही उत्तर है ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। पर यहाँ ये जो डेटोनेटिंग सिग्नल है ना, ये कुछ अलग सा लगता है। हाँ, नाम से तो लग रहा है जैसे कोई बम फूटने वाला हो। हाँ। असल में जब घना कोहरा होता है और खंबे पर लगी फिक्स्ड लाइट दिखाई नहीं देती ना, तब पटरियों पर छोटे पटाखे जैसे डेटोनेटर्स बांध दिए जाते हैं। जब ट्रेन का पहिया उनके ऊपर से गुजरता है तो जोरदार धमाका होता है। अरे वाह। उस आवाज को सुनकर ड्राइवर समझ जाता है कि आगे रुकना है। मतलब ध्वनि को ही सिग्नल बना दिया गया। क्या जुगाड़ है? प्रश्न 50, डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य एस्पेक्ट क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोसीड, बी अटेंशन, सी कॉशन या डी स्टॉप। उत्तर है ऑप्शन सी कॉशन। डिस्टेंस सिग्नल का काम ही है स्टेशन से पहले चेतावनी देना, जब तक स्टेशन मास्टर पूरी तरह से लाइन क्लियर नहीं कर देता। ये सिग्नल कॉशन यानी पीली बत्ती ही दिखाता है। प्रश्न 51 और 52 दोनों कॉलिंग ऑन सिग्नल पर आधारित हैं। प्रश्न 51 में पूछा गया कि इसे ऑफ होने यानी सिग्नल मिलने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 180, बी 60, सी 120 सेकंड या डी 3 मिनट। उत्तर है ऑप्शन सी 120 सेकंड। और प्रश्न 52 था कि इसका उपयोग कितने अवसरों पर होता है? ऑप्शन ए 2, बी 1, सी 3 या डी कभी भी। उत्तर है ऑप्शन ए 2 अवसरों पर। लेकिन यार ये 120 सेकंड यानी पूरे 2 मिनट का इंतजार क्यों करवाया जाता है?
कॉलिंग ऑन सिग्नल ना तब दिया जाता है जब मुख्य सिग्नल खराब हो या उसी लाइन पर पहले से कोई ट्रेन खड़ी हो। ये सिग्नल ड्राइवर को बेहद सावधानी से आगे बढ़ने को कहता है। अच्छा, 120 सेकंड का ये जो समय है ना, ये रिले सिस्टम को एक बफर देता है। सिस्टम ये डबल चेक करता है कि ट्रेन सच में सिग्नल के पास आकर पूरी तरह से रुक गई है, तभी ये छोटी बत्ती जलती है। ये किसी भी मानवीय जल्दबाजी को रोकने का एक यांत्रिक तरीका है। गजब का सुरक्षा चक्र है तो। अब मैकेनिक्स पर आते हैं। प्रश्न 53। एल्को यानी जो डीजल लोकोमोटिव्स होते हैं, उनमें हॉर्न के लिए एयर सप्लाई कहां से मिलती है? ऑप्शन ए HS4, बी MR2 टैंक, सी जे फिल्टर या डी MR1 टैंक। उत्तर है ऑप्शन डी MR1 टैंक। ट्रेन के हॉर्न को बहुत ज्यादा दबाव वाली हवा चाहिए होती है, जो कि केवल मुख्य रिजर्वॉयर यानी मेन रिजर्वॉयर 1 से ही मिल सकती है। सही है। प्रश्न 54। एल्को लोको में ऑटो फ्लैशर लाइट मॉडिफिकेशन हेतु TDR कितने सेकंड पर सेट होती है? ऑप्शन ए 40, बी 15, सी 60 या डी 120 सेकंड। उत्तर है ऑप्शन सी 60 सेकंड। TDR का मतलब है टाइम डिले रिले। ये सिस्टम को गलत तरीके से ट्रिगर होने से रोकता है। अगर फ्लैशर लाइट जलती है तो ये रिले 60 सेकंड का इंतजार करती है, ये पक्का करने के लिए कि खतरा वास्तविक है, और उसके बाद ही अन्य सुरक्षा उपकरणों को सक्रिय करती है। हाँ बिल्कुल। और अब इस गहरे विश्लेषण का आखिरी सवाल, प्रश्न 55। फ्यूल कंजम्पशन मेथड से लोड फैक्टर निकालते समय डीजल इंजन का हॉर्स पावर आउटपुट किसके प्रोपोर्शनल माना जाता है? ये थोड़ा टेक्निकल है। हाँ, ऑप्शन थे ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सी लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्यूल कंजम्पशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये प्रश्न ना पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सार है। इंजन जितनी ज्यादा पावर या हॉर्स पावर पैदा करेगा, वो उतना ही ज्यादा ईंधन पिएगा। दोनों एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। लोड फैक्टर इसी आधार पर निकाला जाता है कि इंजन ने कितना तेल खाया। तो आज राजू कुमार जी द्वारा हल किए गए इस प्रश्न पत्र ने रेलवे के उस छिपे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को खोलकर रख दिया है। जो श्रोता इन तकनीकी बारीकियों और रेलवे परीक्षा से जुड़े सवालों को और भी गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए YouTube पर लोको स्टडी बाय राजू कुमार चैनल को सब्सक्राइब करना एक बेहतरीन कदम होगा। वहां ऐसे कई पेपर्स का विस्तृत हल मौजूद है। हाँ, रेलवे की तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए इस तरह का गहन विश्लेषण एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार करता है।